तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये क्लास 12 का मैथ्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन ले रहे हैं, यानी कि अब तक अगर आपने मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आप पढ़ चुके हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि 10 to 15 मिनट्स में हम चैप्टर की सभी बेसिक सी बातें, सभी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि 10 to 15 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और A to Z चीज़ें इसमें कवर भी हो जाएगी, तो आराम से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, 1 to 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। इस चैप्टर में से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, यानी कि टोटल 4 to 6 मार्क्स का ये चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं भाई कंटिन्यूटी क्या होती है। तो देखिए, कोई भी फंक्शन है उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें ये देखना है कि जो ग्राफ है उसका कंटिन्यूस है या नहीं है, मतलब कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा है। जैसे जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका साइन एक्स, साइन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो ये साइन है ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। चाहे आप π/2 पर चेक करें, 3π/2 पर चेक करें, किसी भी एक्स की किसी भी वैल्यू पर आप चेक करें, ग्राफ आपको कंटिन्यूस मिलेगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भाई, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, ऐसे चलता है डॉट डॉट में। इंटीजर वैल्यू पर देखेंगे तो आप इसका ग्राफ चेक करेंगे ना, तो इस टाइप से चलता है, तो बीच में ये ब्रेक हो रहा है ना, तो ये फंक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। अब बात ये आती है कि कंटिन्यूटी क्या हम ग्राफिकली चेक करेंगे? नहीं, बिल्कुल, कुछ बातें आपको समझनी है यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका, क्या करेंगे हम भाई, फंक्शन की वैल्यू, जो भी गिवन फंक्शन होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए ए पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ए कोई रियल नंबर आपको गिवन होगा, ठीक है, तो ए फंक्शन की वैल्यू उस पर कैलकुलेट करेंगे और उसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। 11th क्लास में आपने जो लिमिट पढ़ी थी वो कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो आपका फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सेकेंड केस आ जाता है हमारे पास कि हम क्या करेंगे सेकेंड केस के अंदर, कि फंक्शन की एक तो ये लिमिट सेम रहेगी, फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पर कैलकुलेट करेंगे, एलएचएल कैलकुलेट करेंगे, एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंडेड लिमिट, ठीक है, और आरएचएल कैलकुलेट करेंगे, यानी कि राइट हैंडेड लिमिट। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है बच्चे को कि कब हमें डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करनी है और कब हमें लेफ्ट और राइट लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, जहां पर आप श्योर नहीं है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उस केस में हमें लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी होती है। अब ये भी हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? तो अगर आपको के पास क्वेश्चन के अंदर ये इनइक्वलिटी के साइन आ जाते हैं, ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, लेस देन आ जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, लेस देन इक्वल टू आ जाता है, 0/0 की फॉर्म बन जाती है, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाती है, तो उस केस में हम आरएचएल और एलएचएल यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर रखें। अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू और लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, सेम यहाँ पर भी ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, और एक भी डिफरेंट है तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। अगर 0/0 की फॉर्म बनती है तो उस केस में हम एक तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, फैक्टर करते हैं मतलब टुकड़े बना लेते हैं। किस केस में, पोलोनोमियल फंक्शन है तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड आपको कब लगाना है, जब आपका फंक्शन कैसा हो, पोलोनोमियल फंक्शन हो। पोलोनोमियल फंक्शन आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेथड आता है रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड आपको कब यूज करना है, अगर क्वेश्चन में आपको स्क्वायर रूट वगैरह नजर आ रहे हैं तो उस केस में आप रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, तो 0/0 की फॉर्म जो है वो फिर फर्दर नहीं बनेगी, ठीक है। और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में कब यूज करना है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में, तो ये क्लियर करना, फैक्टराइजेशन पोलोनोमियल फंक्शनों में, रेशनलाइजेशन मेथड स्क्वायर रूट है तो क्वेश्चन में तब, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के अंदर हम क्या यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अब एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 6.1 देखने जा रहे हैं, और इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन आपका 99% इसी एक्सरसाइज में से बन जाएगा। अब जो जितनी भी बेसिक बातें हमने पढ़ी है उस पर बेस एक हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू, ये फंक्शन आपको गिवन है भाई, किस पर डिफाइन है, 2 पर डिफाइन है। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही डील करनी है आपको कि ये वाले साइन है या नहीं है, इनइक्वलिटी के ये साइन है या नहीं है। तो इसमें आपको ये साइन नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो इसका मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 2 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले फंक्शन की 2 पर वैल्यू देखेंगे, जो अक्सर आपको गिवन मिलती है। देखिए, ये गिवन है एक्स इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, एफ इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। अब ये जो फंक्शन डिफाइन था यहाँ पर,
इसकी हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे एक्स इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 रखते हैं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। देखो हमने डायरेक्ट इसमें 2 सब्स्टिट्यूट किया, एक्स की जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0/0 की फॉर्म बनेगी, सॉरी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बोल दिया मैंने गलती से, 0/0 की फॉर्म बनेगी। अब 0/0 की फॉर्म बनी है तो आपको ये देखना है कि जो आपका फंक्शन है वो किस टाइप का है। तो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है भाई, न्यूमिनेटर भी एक पोलिनोमियल है और डेनोमिनेटर भी एक पोलिनोमियल है। तो इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। तो x² - 4 को आप क्या लिख सकते हैं, x - 2 और x + 2, a² - b² की आइडेंटिटी से। नीचे क्या है, x - 2 आप देख सकते हैं, x - 2 से x - 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद आप फिर से लिमिट रख दें, क्योंकि जिसकी वजह से ये 0/0 की फॉर्म बन रही थी वो हमेशा कैंसिल हो जाता है। तो इसमें x की जगह फिर से हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया, 4। तो आपने देखा भाई फंक्शन की 2 पर वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और लिमिट की वैल्यू कितनी आई है, 4। दोनों डिफरेंट है तो गिवन फंक्शन आपका कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। x = 2 पर ये फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो इनको भी आप लर्न कर लें भाई। sin x अपॉन x, साइन का जो एंगल है वो अगर नीचे है और लिमिट आपकी 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। साइन का जो एंगल है वो नीचे होना चाहिए, लिमिट 0 होनी चाहिए, तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। ऐसे ही tan का एंगल जो है वो नीचे होना चाहिए और लिमिट 0 होनी चाहिए, तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब इनके स्क्वायर अगर हो जाते हैं तो डेनोमिनेटर में x का स्क्वायर चाहिएगा, मतलब एंगल का स्क्वायर चाहिएगा। जैसे यहाँ पर साइन का स्क्वायर हो गया तो नीचे x² दिख रहा होगा, tan का स्क्वायर हो गया तो नीचे x² दिख रहा होगा। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट हमें बनानी होगी वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। अगर साइन स्क्वायर दिख रहा है आपको तो अपॉन में उसके एंगल का स्क्वायर आपको नीचे बना देना है, तो उसकी वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ऐसे cos x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये डायरेक्ट याद कर लें आप। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड लिमिट ये भी है, e⁻x - 1 अपॉन x, तो इसका रिजल्ट कितना होता है, 1 होता है। कंडीशन ये है कि e की पावर में यहाँ पर जो है वो डेनोमिनेटर में होना चाहिए, x है तो x और कुछ और है तो कुछ और, वो नीचे होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू आप 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ e के अलावा मान लीजिए कोई भी नंबर आ जाता है तो ये वाली लिमिट यूज होगी हमारी, ठीक है। जैसे e को छोड़ करके 25 लेटर बच गए, उनमें से कोई भी हो, या फिर काउंटिंग के नंबर हो 2, 3, तो उस केस में ये वाली स्टैंडर्ड लिमिट यूज होगी। मान लीजिए यहाँ पर 2⁻x होता तो यहाँ log 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस पर बेस क्वेश्चन। ये गिवन है भाई, f(x) = ये फंक्शन आपको 2-3 तरीके से डिफाइन है, 3 तरीके से डिफाइन है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है 2, तो सबसे पहले हमने फंक्शन की 0 पर वैल्यू 2 गिवन थी, ये लिख दी। और इसके अंदर आपको इनइक्वालिटी के ये वाले साइन नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम LHL RHL हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम LHL कैलकुलेट कर रहे हैं। LHL का मतलब होता है लेफ्ट साइड, तो किसी भी नंबर के लेफ्ट में जो नंबर होता है वो उससे छोटा होता है। मतलब LHL जब भी हम निकालेंगे तो हम माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन मतलब डिक्रीमेंट करेंगे, कुछ माइनस करेंगे भाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है और यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx। अब बात आती है फंक्शन के सिलेक्शन की, तो देखिए यहाँ पर आप 0 में से माइनस कर रहे हैं, तो नई वैल्यू 0 से क्या होगी, लेस, यानी कि x की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी माइनस करने पर, ठीक है। तो वो देखें आप लेस देन 0 किस में है, तो देखिए लेस देन 0 यहाँ पर है, तो ये वाला फंक्शन आपका सेलेक्ट होगा LHL के लिए। तो ये LHL में हमने ये फंक्शन लिख दिया अपना, देखिए, ठीक है। अब हम x को रिप्लेस कर देंगे 0 - h से। भाई यहाँ पर 0 और माइनस तो लिखा था, आपको केवल h लगाना है। वो मैं बोल रहा था ना, स्मॉल इंक्रीमेंट स्मॉल डिक्रीमेंट, तो वो h ही है यहाँ पर, ठीक है। और नई लिमिट हमेशा h टेंड्स टू 0 बनेगी, तो नई लिमिट हमारी बन गई h टेंड्स टू 0, और जहाँ भी x है वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 0 - h। अब 0 लिखना जरूरी नहीं था, मैंने डायरेक्ट -h रख दिया इसके अंदर जहाँ भी x था, तो ये रिजल्ट आपके सामने आया। अब इसमें डायरेक्ट अगर आप लिमिट रखेंगे ना तो 0/0 की फॉर्म बनेगी। अब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो क्वेश्चन किस में है, स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट में है तो रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करेंगे हम, यानी कि इसके न्यूमरेटर का साइन चेंज करके इसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसी से क्या कर देंगे, डिवाइड। जब भी हम ये ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसमें एक आइडेंटिटी जरूर लगती है, a + b और a - b। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। और इन दोनों चीजों को हमने साथ में नीचे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब 1 से 1 यहाँ पर भाई कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा है, -4h, और अपोन में ये h था, h से h कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस। और मैंने क्या बोला था, कैंसिल होते ही आप क्या रख देना, लिमिट रख देना। तो इसमें न्यूमरेटर में तो केवल 4 बचा है, तो ये 4hd है, और यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो रूट के अंदर 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो LHL की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब बात करते हैं RHL की, यानी कि राइट साइड, और किसी भी नंबर के राइट में कोई नंबर होगा तो वो उससे ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है तो हम क्या करेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि प्लस साइन लगा के चलेंगे। अब बात आती है fx की, फंक्शन कौन सा सिलेक्ट होगा, तो देखिए 0 में आप प्लस कर रहे हैं, तो नई वैल्यू 0 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो ग्रेटर देन का साइन आप देख लें। तो LHL में लेस देन का साइन देख लें, और RHL के लिए ग्रेटर देन का, तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने लिख दिया है यहाँ पर, देखिए
ये फंक्शन यहाँ पर लिख दिया हमने, ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पर भी हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस एच से, और नई लिमिट क्या बनेगी, एच टेंड्स टू 0, इसके साथ एच लगा देना है बस, और नई लिमिट क्या बन जाएगी आपकी, एच टेंड्स टू 0। तो ये हमने लिख दिया लिमिट एच टेंड्स टू 0, और जहाँ भी एक्स है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिखना तो जरूरी नहीं है, केवल क्या लिख देते हैं, एच। तो ये बन जाएगा भाई। अब इस दोनों के साथ लिमिट आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो लिमिट को अलग अलग यूज किया जा सकता है। तो इसके साथ यूज करेंगे, वो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, साइन का एंगल नीचे है, साइन का एंगल नीचे है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। या फिर इसमें आप एच की जगह 0 रखेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो आपने देखा फंक्शन की वैल्यू भी 2 थी, LHL भी 2 आया, RHL भी 2 आया, तो ये फंक्शन आपका कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, किस पर, 0 पर। साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता देता हूं, यहां पर तो 0 पर हमसे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला था। अगर कोई भी नंबर डिफाइन नहीं है, आपको खाली कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करेंगे कि एक रियल नंबर लेट कर लेंगे a, और इस a पर ही कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो सभी रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा। अगर इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस है, इस पर इक्वल नहीं आ रही है वैल्यू, तो केवल इस पर डिसकंटिन्यूअस होगा। बिल्कुल नोट करने वाली बात है, इस पर कंटिन्यूअस है तो सभी रियल वैल्यू पर कंटिन्यूअस, लेकिन इस पर डिसकंटिन्यूअस है तो केवल इसी पर डिसकंटिन्यूअस होगा और किसी पर नहीं होगा, बाकी सभी पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब हम डिसकंटिन्यूटी को केवल इस पर ही डिफाइन करेंगे, बस ये कहेंगे कि f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट a। ठीक है, ये हो गई हमारी कंटिन्यूटी। इसके अलावा इस चैप्टर में है कि डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमें चेक करना होता है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव केवल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो। तो कंटिन्यूअस होना तो बहुत जरूरी है फंक्शन का, ठीक है। तो उसके बाद हम उसकी डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे कि डेरिवेबल जो है वो डेरिवेबिलिटी उसकी पॉसिबल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको ये एक फॉर्मूला लर्न करना है बस। यहाँ f' को हमने डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव है, और लिमिट क्या लिखी है मैंने, x टेंड्स टू a, f(x) माइनस f(a) अपॉन x माइनस a। इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लें। a यहाँ पर क्या चीज़ है जिस पर आपको ये अपनी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करनी है, मतलब चेक करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कैलकुलेट होता है भाई, एक तो LHD और एक RHD, यानी कि लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव और राइट हैंडेड डेरिवेटिव। बाकी सारी कहानी वही है, बस यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, f(x) की बजाय क्या लिखा जाएगा, ये फॉर्मूला लिखा जाएगा बस, ठीक है। बाकी कहानी वही है, LHD के अंदर हम क्या लगाएंगे, डिक्रीमेंट करेंगे, RHD के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर आपका LHD जो है वो RHD के इक्वल है, तो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शनों का ही डेरिवेटिव पॉसिबल होता है। अगर LHD आपका RHD के इक्वल नहीं है तो आपका फंक्शन जो है वो नॉट डेरिवेबल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस पर बेस एक क्वेश्चन। जैसे कि हमने एक मॉडुलस फंक्शन लिया है f(x) इक्वल्स टू mod x माइनस 3। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया ताकि आप मोड को भी रिमूव करना इसमें समझ लें। तो सबसे पहले आप देखें कि इसकी वैल्यू 0 कब हो रही है, तो भाई x इक्वल्स टू 3 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो इसका जो मोड रिमूव होगा वो 3 पर होगा, यानी कि x की वैल्यू अगर 3 से लेस है तो अब कैसा होगा, ये अंदर का रिजल्ट नेगेटिव होगा, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब जब भी आपको मोड को रिमूव करना है तो एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव लिखें। नेगेटिव जब लिखा है तो लेस देन का साइन यूज करेंगे, किसके साथ, क्रिटिकल वैल्यू के साथ, मतलब जिस पर ये 0 हो रहा है उसके साथ। ये 3 पर 0 हो रहा था इसलिए 3 लिखा, 1 पर 0 हो रहा होता तो 1 लिखते, ठीक है। और फिर पॉजिटिव लिखोगे तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपको यूज करना है। चलिए अब चेक कर लेते हैं इसकी डेरिवेबिलिटी। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, LHD में क्या लिखेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू a कितना है आपका, किस पर चेक कर रहे हैं, 3 पर। तो a की जगह मैंने 3 लिख दिया है, f(x) माइनस f(a) की जगह 3, x माइनस a की जगह 3, ठीक है। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ f(x) कौन सा आएगा, तो सेम वही बात है, 3 में से माइनस कर रहे हैं भाई, यहाँ 3 में से माइनस हो रहा है, LHD के अंदर माइनस होता है ना, तो जो नई वैल्यू होगी वो 3 से लेस होगी, 3 से लेस होगी यानी कि ये वाला फंक्शन सेलेक्ट होगा। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पर लिख दिया देखो, और जो ये फंक्शन सेलेक्ट होगा ना इसी पर आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी सेलेक्टेड फंक्शन में अगर x की जगह मैं 3 रखूंगा तो 0 आएगा, इसलिए इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी, 0, और नीचे क्या था मेरा x माइनस 3। अब आप ध्यान से देखें तो ये 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, दोनों कैंसिल हो गए तो ऊपर माइनस का 1 नीचे 1, यानी कि फाइनल क्या आ जाएगा, -1। हाँ अगर यहाँ x का नंबर बचता तो वो सब रिप्लेस करके दिखाना पड़ता आपको। कैसे, x को हम रिप्लेस करते 3 माइनस h से, और नई लिमिट क्या बन जाती, h टेंड्स टू 0, सेम वही पिछली वाली बात, ठीक है। अब RHD के अंदर भी फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा,
बस यहाँ किसका साइन लग जाएगा, प्लस का, क्योंकि राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो फंक्शन है वो सिलेक्ट होगा आपका कौन सा वाला, भाई 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है तो नई वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी, 3 से ग्रेटर इसमें है तो ये वाला फंक्शन सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3। तो ये एफ एक्स की जगह मैंने क्या लिख दिया है, x माइनस 3 लिख दिया। इस सिलेक्टेड फंक्शन पर ही आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जगह 3 रखेंगे तो 0 आएगा, इसलिए 0 लिख दिया है। नीचे x माइनस 3 था, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो आपके पास जो आर एच डी की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1। आपने देखा कि एल एच डी और आर एच डी जो है वो आपके इक्वल नहीं है तो फंक्शन आपका कैसा है, नॉट डेरिवेबल है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इससे एक बात और सीखने को मिल गई कि मॉडुलस फंक्शनों का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। एक चीज और भी बताना चाहूंगा मैं आपको कि अगर कोई भी फंक्शन हमारा डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस जरूर होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। कई बार क्या होता है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया जाता है किसी फंक्शन में। अब ए और बी दो आपके पास अननोन वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और क्वेश्चन में बोला गया है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। तो आपको ये अगर पता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी होगा। तो एक इक्वेशन हम कंटिन्यूटी को चेक करके बना लेंगे, दूसरी इक्वेशन हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करके बना लेंगे, और दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हमने कंप्लीटली कवर कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और